गोपाल अपनी बेहद ही खूबसूरत दुल्हन के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसकी माँ हाथों में थाली लिए अपनी नई बहू का स्वागत कर रही थी। वो दोनों माँ का आशीर्वाद लेने के लिए झुकते ही हैं। भाभी पानी का मग उसके ऊपर उड़ेल देती है और उसका सपना टूट जाता है। अरे ये क्या कर दिया भाभी, मेरा सारा सपना चकनाचूर कर दिया। पता है, बिल्कुल अप्सरा जैसी देवरानी लाया था मैं तुम्हारे। आ तुझ निकम्मे को कौन अप्सरा लड़की मिलेगी? अरे तुझे तो कल्लू धोबी की वो मोटी भैंस सी लड़की टुनटुन भी मिल जाए ना तो भी भगवान का शुक्र मनाना। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। माँ देखो ना भाभी को, जब देखो बस मेरे काम करने के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे बेटा, तू कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेता? अगर तू कोई काम करेगा, 2 पैसे कमाएगा ना, तो तुझे अपने भैया भाभी के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। तुम ठीक कहती हो माँ, मैं आज ही कोई काम ढूंढ लेता हूँ। ये है गोपाल, जो माधवपुर नामक गांव में अपने बूढ़े माता पिता और भाई भाभी के साथ रहता है। गोपाल अपने घर में सबसे छोटा है, इसलिए अपने माँ बाप का लाडला तो था ही, लेकिन कोई काम न करने के कारण उसे सबके ताने भी सुनने पड़ते थे। लेकिन एक रोज दिल का दौरा पड़ने के कारण गोपाल के पिता का निधन हो गया। अपने पिता की मौत के बाद गोपाल ने भी ठान लिया कि वो भी अब घर की जिम्मेदारी उठाएगा और कोई न कोई काम ढूंढ कर ही रहेगा। काम की तलाश में गोपाल जंगल के रास्ते दूसरे गांव की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक बैलगाड़ी दिखाई दी। चाचा, क्या तुम दूसरे गांव तक पहुंचने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। चाचा, क्या तुम इसी रास्ते से रोजाना जाते हो? हाँ बेटा, मेरा तो रोज का ही काम है, एक गांव से दूसरे गांव सामान पहुंचाना। इस काम के तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं? कभी 100 रुपए मिल जाते हैं, कभी 200 रुपए। काम मिलने पर निर्भर रहता है, पर अब तो मेरी उम्र हो चली है तो इसलिए बैलगाड़ी हाँक नहीं पाता। सोच रहा हूँ कोई लड़का नौकरी पर रख लेता हूँ, वही ये काम संभाल लेगा। क्यों ना मैं बैलगाड़ी पर एक गांव से दूसरे गांव सामान ले जाऊं? अब चाचा, क्या तुम मुझे कोई काम दिलवा सकते हो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तो काम ढूंढने ही निकला था। तो फिर ये तो बहुत बढ़िया बात है। तुम एक काम करो, मेरी बैलगाड़ी पर एक गांव से दूसरे गांव सामान ले जाया लाया करो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे दिया करूंगा। बोलो, है मंजूर? ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। गोपाल बैलगाड़ी वाले के यहाँ काम करने लगा। उधर गोपाल की माँ को भी उसकी चिंता हो रही थी। पता नहीं मेरा बेटा गोपाल कैसा होगा। वो चला तो गया काम ढूंढने, पर पता नहीं वो किस हाल में होगा। भगवान उसकी सहायता करना। अम्मा, तुम्हारा बेटा कोई छोटा दूध पीता बच्चा नहीं है, कहीं फालतू की सड़कें नाप रहा होगा और दोस्तों के साथ मजे उड़ा रहा होगा। सुधा बहू, कभी तो मेरे बच्चे को बख्श दिया करो, हर वक्त उसको ताने देती रहती हो। गोपाल की माँ उसके आने के इंतजार में थी। उधर गोपाल मेहनत कर रहा था, पैसे कमा रहा था। एक शाम, अब गोपाल बेटा, आज तुम्हें चंदनपुर नहीं बल्कि रामपुर गांव जाना है। वो यहाँ से कुछ ज्यादा दूरी पर है। तुम अभी निकलोगे तो कल शाम तक वापस लौट आओगे। ठीक है चाचा, मैं अभी चला जाता हूँ। गोपाल माल लेकर बैलगाड़ी पर निकल पड़ता है। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये कौन पुकार रहा है? अरे तुम कौन हो और इस पिंजरे में तुम्हें किसने बंद किया? रुको, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। रुको राहगीर, ये पिंजरा ऐसे नहीं खुलेगा। जब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं बच सकती। मैं एक परी हूँ, मेरा नाम सोनाली है। राक्षस ने मुझे यहाँ कैद कर लिया और मेरे पंख जला दिए और मुझे यहाँ कैद करके रख लिया। मेरी जान तभी बच सकती है जब राक्षस का अंत होगा। पर राक्षस का अंत कैसे होगा और उसने तुम्हें क्यों पकड़ रखा है? मेरे बाल सुनहरे हैं। राक्षस मुझसे जबरदस्ती शादी करके अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। यदि उसके आने से पहले तुम मुझसे विवाह कर लो तो राक्षस की शक्तियां कम हो जाएंगी। फिर तुम उसके गले की माला तोड़ देना, वो मारा जाएगा। गोपाल उस सुनहरे बाल वाली परी से विवाह कर लेता है। तभी वो राक्षस आ जाता है। मूर्ख मानव, तूने ये क्या किया? तूने परी से विवाह कर लिया, अब तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। गोपाल, इस राक्षस की सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। तुम इसके गले की माला को तोड़ दो। ये लो तलवार। गोपाल तलवार की सहायता से राक्षस के गले में पड़ी माला निकालकर तोड़ देता है और राक्षस मारा जाता है। तुमने मेरी बहुत सहायता की है, अब तुम मेरे स्वामी हो। तुमने मेरी जान की रक्षा की है। तुम्हारी जो आज्ञा है मैं वैसा ही करूंगी। सोनाली, तुम्हें भी मैंने दिल से अपनी पत्नी स्वीकार किया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। गोपाल बैलगाड़ी वाले चाचा को मिलकर और अपने कमाए हुए पैसे लेकर सोनाली के साथ अपने घर पहुंचता है। गोपाल बेटा, तू आ गया। तेरे बिना मैं कितनी उदास और चिंतित थी। पर ये कौन है? माँ, मैं तुम्हें सब इत्मीनान से समझाऊंगा। इतना जान लो कि ये तुम्हारी छोटी बहू है।
गोपाल अपनी माँ और भाई भाभी को सोनाली की सारी सच्चाई बताता है। कोई इंसान नहीं मिला था तुझे शादी करने के लिए कि एक सुनहरे बालों वाली परी से शादी करके आ गया है। सुधा, अब बस भी करो। सोनाली तुम्हारी देवरानी है और इस घर की बहू है, तुम्हें उससे प्यार से व्यवहार करना चाहिए। माँ जी, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य की तरह बहू होने के सारे फर्ज निभाऊंगी। सोनाली साधारण मनुष्य की तरह घर में रहने लगती है। एक दिन, सोनाली, तुम अपने बालों को कभी धोती क्यों नहीं हो? मैंने देखा है जब से तुम इस घर में आई हो तुम नहा तो लेती हो, पर इन बालों को कभी नहीं धोती हो। भाभी, मेरे बाल सोने के हैं, ये सुनहरे जादुई बाल हैं, इन्हें धोना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही जादू से साफ हो जाते हैं। क्या तुम्हारे सुनहरे बाल जादुई हैं? फिर तो ये बहुत कीमती होंगे। हाँ भाभी, मेरा एक सुनहरा बाल अगर पृथ्वी पर इसकी कीमत पर रखनी हो तो करोड़ों रुपए का है। अच्छा भाभी, मुझे लगता है गोपाल मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। करोड़ों रुपए का एक बाल? अगर ये बाल मुझे मिल जाए तो मैं इन बालों को बेचकर अरबपति बन जाऊंगी। सुधा, किन ख्यालों में खोई हुई हो और ये मन ही मन क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। सुधा के मन में पाप आ जाता है। वो ये बात अपने पति को बताती है। अब क्या सोनाली के बाल इतने कीमती हैं? सुधा, अगर ये बाल हमें मिल जाएं तो हम दोनों चुपचाप यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और पैसों से खूब ऐश करेंगे। हाँ, बस तुम किसी तरह सोनाली के बालों को हथिया लो। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। मैं आज रात ही जब सोनाली सो रही होगी उसके बाल काट दूंगी और रात ही रात में हम दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं, सुधा चुपचाप सोनाली के पास जाती है। सोनाली गहरी नींद में सो रही थी। सुधा के हाथ में कैंची थी। वो सोनाली के बालों को जैसे ही हाथ लगाती है, सोनाली के बालों के स्पर्श से सुधा के हाथ जलने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जल जाऊंगी, मेरे हाथ जल रहे हैं। सुधा, तुम्हारे ये हाथों में ये कैंची क्या कर रही है और तुम सोनाली के कमरे में क्या कर रही हो? मुझसे भूल हो गई, मैं सोनाली के बाल काटकर बेचना चाहती थी। अरे, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, मुझे बचा लो, मैं जल जाऊंगी। भाभी, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरे बालों को स्पर्श करो, ये आग बुझ जाएगी। सुधा सोनाली के बालों को जैसे ही हाथ लगाती है, आग गायब हो जाती है, लेकिन सोनाली के सुनहरे बाल साधारण बालों में परिवर्तित हो जाते हैं। सोनाली, तुम्हारे सुनहरे बाल साधारण काले बालों में बदल गए। मैं जानती हूँ गोपाल, यदि मैं ऐसा न करती तो भाभी पूरी तरह से जल सकती थी, इसलिए मैंने अपने सुनहरे बालों का बलिदान दे दिया। और वैसे ही अच्छा भी है, अब मैं एक साधारण मनुष्य की भांति आप सबके साथ रह सकती हूँ। अब मैं परी नहीं, एक साधारण स्त्री हूँ। सोनाली, तुमने मेरे लिए अपने सुनहरे बालों का बलिदान दे दिया, तुम बहुत अच्छी हो सोनाली। अब सोनाली, गोपाल, सुधा के साथ साथ मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। सुधा और सोनाली गले लग जाती हैं। ये देख सब बहुत खुश थे और उस दिन के बाद सोनाली अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। मायागंज गांव में 2 सौतेली बहनें रहती थी, जिसमें से निहारिका गोरी चिट्टी और तीखे नैन नक्श वाली सुंदर लड़की थी, तो वहीं पल्लवी एक सांवली और सर पर कम बालों वाली बदसूरत लड़की होती है। माँ, बालों में लगाने वाला तेल कहाँ है? पल्लवी, क्यों तू बेकार में हमारा तेल और शैम्पू खर्च करके अपने इन बचे खुचे 4 बालों को बचाने की कोशिश कर रही है? वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाया होगा, तभी तो काली पीली शक्ल के साथ सिर पर ये 4 बाल देकर भेज दिया। निहारिका, तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन तो बड़ी होती होगी ना, है ना? क्यों, सच कहा ना मेरी सौतेली काली बहन? पल्लवी लगातार अपनी सौतेली बहन के तीखे तानों को सुन रही थी। उसके मन की कुड़हन उसकी डबडबाई आंखों से बाहर आ रही थी, मगर वो सिर्फ मुंह खोकर उसकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि स्वाभिमान के हक में जुबान खोलने की संजीदगी उससे छीन ली गई थी। वो बिना कुछ कहे अपना बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। वहां पहुंचकर उसके कॉलेज की लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो, आ गई काली कलूटी अपने बॉय काट बालों के साथ रैम्प वॉक करती हुई। इसके झड़ते बाल देखकर तो मुझे शक है कि कहीं कैंसर के कीड़े इसके बाल ना खा रहे हो। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों से नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पर विरोध करते थे, जिसके कारण वो सभी उसके ऊपर टमाटर फेंक कर मारते हैं। इसके झड़ते बाल
इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रोग पल रहा है। प्लीज मत मारो, मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है, मुझ पर ये अत्याचार मत करो। चल झूठी, तेरे ये झड़ते बाल जरूर कोई तो रोग है तुझे। अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? तभी निहारिका भी कॉलेज से घर आ जाती है और कहती है, माँ मैंने सुना है कि इस काली कलूटी को कैंसर है। कैंसर? मैं तो कहती हूँ माँ इसे घर से चलता करो, वरना ऐसा ना हो कि इसका कैंसर का रोग हमें ही लग जाए। नहीं माँ, मुझे मत निकालो, आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, हमें क्या? वैसे भी इस बदसूरत शक्ल से और कम बालों के साथ कौन ब्याह करेगा तुझसे? ताउम्र हमारी छाती पर ही बोझ रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ, इसे तो धक्के मारकर बाहर करो। फिर वो दोनों धक्के मारकर बेचारी पल्लवी को निकाल देती हैं। पल्लवी रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। काश कि मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल तो मेरे लिए श्राप बन गए हैं। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में मुझ पर वार हुआ है। सौतेली माँ ने भी घर से निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? पल्लवी का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और पल्लवी एक पेड़ के नीचे बैठी वहीं जंगल में सो जाती है। तभी वो खुद को ढेर सारे तारों के बीच आसमान में देखती है, जहाँ उसे अपनी मरी हुई माँ आशा नजर आती है। माँ, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करती है। ये दुनिया बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है माँ। मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना। मुझे भी अपने साथ ले चलो। पल्लवी बेटा, मैं तुझे लेने नहीं बल्कि इस ओछेपन को मिटाने आई हूँ जिसने तेरे इस मन को घेर रखा है। तभी आशा के अंदर से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और वो पल्लवी के अंदर समा जाता है। उस तेज प्रकाश के पल्लवी में समाते ही उसके सिर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते हैं। साथ ही उसका रंग गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में पल्लवी बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी आशा कहती है, पल्लवी ये लंबे बाल अब तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार है, और अब जब कभी भी तुम इनसे मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, मेरे बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए हैं और मेरा रंग भी गोरा हो गया। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बालों और गोरा रंग देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, निहारिका देखो मेरे बाल लंबे हो गए हैं। कल रात में जंगल में सो रही थी तो मेरी माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ये जादुई लंबे बाल दिए हैं। क्या जादुई लंबे बाल? पहले तू हमें अपने इन जादुई बालों से कोई करामात करके दिखा तो ही यकीन होगा हमें। ऐ मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही पल्लवी ऐसा कहती है तभी उसके बालों से एक प्रकाश उत्पन्न होता है और उसमें से ढेरों नोटों की गड्डियां निकलने लगती हैं। अरे वाह मेरी पल्लवी, मेरी बच्ची, मैं तो तुझे बेकार ही खोटा सिक्का समझती थी। लेकिन तू तो खजाना निकली। मेरी बच्ची इन बालों के साथ और गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लगे मेरी लाडो को किसी की। बेटा जो भी हुआ उसे भूल जा। देख परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो तू यहीं रहेगी हमारी। जादुई लंबे बालों के कारण अब पल्लवी को वो सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने मात्र कल्पना की थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। एक रोज जब पल्लवी अपनी माँ के साथ मंदिर से लौट रही थी तो उसको एक औरत मिली जिसे कोढ़ था। कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ जी, क्या परेशानी है आपको? अरे पल्लवी, हाथ मत लगा इस बुढ़िया को। देख नहीं रही इसे कोढ़ है, कहीं तुझे न फैला दे। और अगर एक बार कोढ़ हो गया तो पूरे शरीर में फैलते देर नहीं लगती फिर। कुछ नहीं होगा मुझे माँ, डरो मत। बेटा मुझे इस कोढ़ ने जकड़ रखा है। मैं हर रोज इससे सड़ कर मर रही हूँ। मुझे इस रोग से मुक्ति दिला दे और एक नया जीवन दे दे। ऐ मेरी जादुई लंबे बाल, जरा दिखा तो अपना कमाल। जो ये चाहती हैं वो इन्हें मिल जाए। तभी उसके बालों से एक रोशनी उत्पन्न होती है जिसमें से दूध में गुलाब और गंगा जल मिली हुई धारा उस कोढ़ी औरत पर जा गिरती है और देखते ही देखते उसका सारा कोढ़ खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तेरी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इसके बाद पल्लवी घर चली जाती है। उसके यहाँ अक्सर पीड़ित और दुखी लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन पल्लवी किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती और सबकी मदद करती। ये सब देख निहारिका को उससे बहुत जलन होती है। ये कल की काली कलूटी आज कितनी फेमस हो गई है।
जब से इसके लंबे लंबे बाल के आए हैं इस महारानी के तो ठाठ ही बदल गए। लेकिन आज रात में इसके इन लंबे बालों को काट ही दूंगी, तभी इसकी सारी हेकड़ी खत्म होगी। रात को जब पल्लवी अपने कमरे में सो रही होती है तो निहारिका कैंची लेकर उसके बालों को काटने के लिए आती है। लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूती है तो कैंची उल्टा उसी के बालों को काट देती है और वो पूरी तरह गंजी हो जाती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बाल, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो गंजी हो गई। अरे क्या हो गया, ये आधी रात को कौन चिल्ला रहा है? अरे निहारिका, तू गंजी क्यों हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी, लेकिन कैंची अपने आप ही मेरे बालों पर चल गई। तो तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए? अब देख, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। निहारिका, काश तुम समझ पाती कि जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया है, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे बैर रखा और अपने अंदर अंगार भरती रही। इसी कारण आज तुम्हें ये सजा मिली है। पल्लवी की बात सुनकर निहारिका का सिर शर्म से झुक जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए पल्लवी से माफी मांगती है। पल्लवी उसे क्षमा कर देती है और अपने जादुई लंबे बालों से उसके सिर पर फिर से बाल ला देती है। इसके बाद कामना और निहारिका पल्लवी को खूब प्यार और सम्मान देने लगे।